मैं उस शाम बस एक कप चाय पीने के इरादे से गांव के बाहर रुका था। दिन भर की यात्रा ने शरीर थका दिया था और दिमाग को बस अदरक की गर्म चाय चाहिए थी। सड़क के किनारे लकड़ी से बना वो छोटा सा देसी ठेला, जो आधा ढाबा और आधा खोखली याद जैसा लग रहा था, मुझे दूर से ही दिख गया। ऊपर झुका हुआ छप्पर, नीचे जलता चूल्हा, केतली से उठती भाप और एक पीली सी लालटेन जो हवा के साथ हिल रही थी, जैसे अंधेरे से डर रही हो। मैं बेंच पर बैठा तो लकड़ी कराह उठी। कुल्हड़ थामते ही उंगलियों में मिट्टी की गर्माहट उतर आई। तभी मैंने सामने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पहले से बैठा है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह कब से वहां है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें असामान्य रूप से जिंदा, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। मैंने चाय की पहली चुस्की ली और उसने ऐसे मुझे देखा जैसे मैं उसका अगला वाक्य हूं। उसने बिना पूछे कहा कि बाहर से आए हूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में कहा कि यहाँ बाहर वाले अक्सर चाय तक ही रुकते हैं, या आगे नहीं बढ़ते। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा बूढ़े लोग ऐसे ही बातें करते हैं। पर जैसे जैसे शाम गहराती गई, हवा ठंडी होती गई और उसकी आवाज भारी। उसने कहा कि यह ढाबा दिन में लकड़ी का है और रात में यादों का। यहाँ बैठने वाला हर आदमी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में अटक गई, क्योंकि आसपास अचानक बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, जैसे पूरा गांव सांस रोककर सुन रहा हो। उसने बताया कि इसी रास्ते पर सालों पहले एक औरत आती जाती थी, चुप, सिर झुकाए, किसी से बात नहीं करती थी। एक रात वह इसी ढाबे के सामने रुकी और चाय मांगी, लेकिन चाय बनने से पहले ही वह गायब हो गई। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे उसकी लाश मिली, या शायद लाश नहीं मिली, सिर्फ उसका नाम मिला जो मिट्टी पर उल्टा लिखा था। बूढ़ा कहता गया कि उस रात के बाद से वह औरत पूरी तरह गई नहीं। वह आवाज बन गई, परछाई बन गई और सबसे ज्यादा चाय की भाप में रहने लगी। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले। मुझे लगा जैसे मेरी सुनने की क्षमता बढ़ती जा रही है और बोलने की घटती। उसने बताया कि जो भी अकेला आदमी यहाँ चाय पीने आता है, वो पहले उसकी कहानी सुनता है और फिर उसकी आवाज, और जो उसकी आवाज पहचान लेता है, वह धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। मुझे अपने कानों के पास हल्की सी फुसफुसाहट महसूस हुई और मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। डर इस बात का नहीं था कि कोई है, डर इस बात का था कि अगर मुड़ा तो उसे पहचान लूंगा। बूढ़े ने बताया कि एक बार एक शिक्षक यहाँ रुका था। उसने भी मेरी तरह हंसकर कहानी सुनी थी। फिर रात को वह अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहा था, जब उसे लगा कि कोई उसके सामने बैठा है। सुबह कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी डायरी में लिखा था कि मैं तुम्हारी आवाज बहुत पहले से जानती हूँ। उसके बाद वह शिक्षक बोलना बंद कर गया, सिर्फ चाय बनाता रहा। लोगों का कहना है कि अब भी किसी रात उस स्कूल के कमरे से केतली की सीटी सुनाई देती है। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने उस शाम गांव में रुकने का कोई प्लान नहीं बनाया था। बस बाइक की टंकी लगभग खाली थी और गला सूखा हुआ था। तभी सड़क के मोड़ पर मुझे लकड़ी से बना एक छोटा सा देसी चाय का ठेला दिखा, जिसे देखकर लगा जैसे यह जगह नहीं बल्कि किसी पुराने जमाने की याद हो। ऊपर झुका हुआ छप्पर, किनारों से काली पड़ चुकी लकड़ियां, सामने मिट्टी का चूल्हा और उस पर रखी केतली से निकलती धीमी सी सीटी। मैं वहां रुका और जैसे ही बेंच पर बैठा, लकड़ी से ऐसी आवाज आई मानो कोई करवट बदल रहा हो। मैंने कहा, एक कुल्हड़ चाय। और तभी देखा कि ठेले के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसे मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था। उसकी सफेद दाढ़ी बिखरी हुई थी और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा पी रही हूं। उसने मेरी ओर देखा और बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। चाय आने तक हम चुप रहे, लेकिन वह चुप्पी भारी थी, जैसे बीच में कोई तीसरा भी बैठा हो। मैंने चाय उठाई ही थी कि उसने पूछा कि क्या मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। मैंने हाँ कहा तो उसने बहुत धीरे से कहा कि तो फिर तुम्हें आवाजें साफ सुनाई देंगी। मुझे लगा शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने हंसकर बात टालनी चाहिए, लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई
और लालटेन की लौ कांपने लगी। बूढ़े ने खुद ही कहानी शुरू कर दी और बताया कि इस गांव में लोग अंधेरे से नहीं डरते, वे आवाजों से डरते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ आवाजें बिना शरीर के घूमती हैं। उसने कहा कि कई साल पहले इसी रास्ते से रोज एक आदमी गुजरता था जो रात को अकेला रहता था। वह हर शाम यहाँ चाय पीता और हमेशा कहता कि उसे कोई बुलाता है, लेकिन जब मुड़ता है तो कोई नहीं होता। एक दिन वह यहाँ आया, चाय रखी गई और वह अचानक कुर्सी से खड़ा होकर बोला कि आज उसने बहुत पास से बुलाया है। उसके बाद वह आदमी कभी वापस नहीं लौटा। बस उसकी आवाज कभी कभी लोगों को उनके नाम से पुकारती है। मैं हंसना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के बहुत पास सांस ली हो। मैंने अनजाने में पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। बूढ़े ने बताया कि इस गांव में एक पुराना तालाब है जहां रात को पानी हिलता है बिना हवा के, और जो उसमें झांकता है उसे अपना अक्स नहीं बल्कि अपना भविष्य दिखता है। कई लोग उसे देखकर बोलना बंद कर चुके हैं, कई गांव छोड़ गए और कुछ आज भी यही हैं, लेकिन अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने बताया कि उस तालाब के पास एक औरत की परछाई दिखती है जो किसी को छूती नहीं, बस खड़ी होकर सुनती है, जैसे किसी की आवाज चुरा रही हो। मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। चाय अब भी गर्म थी, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। बूढ़े ने कहा कि सबसे खतरनाक वो रात होती है जब कोई मुसाफिर थककर यहाँ बैठता है और उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसी समय आवाजें कुल्हड़ से चाय छलक कर मेरी त्वचा पर गिरी, लेकिन जलन महसूस नहीं हुई, जैसे मेरी नसें सुन्न हो चुकी हों। बूढ़ा आगे बताता गया कि इस गांव में डर दिखता नहीं, वह धीरे धीरे बैठता है, पहले कानों में, फिर यादों में और आखिर में परछाई में। उसने कहा कि कभी ध्यान देना, जब डर पूरी तरह अंदर आ जाता है तो परछाई देर से हिलती है। मैंने अनजाने में नीचे देखा और मेरी परछाई सच में एक पल पीछे रह गई थी। बूढ़े ने बताया कि उसी औरत की वजह से कुएं में अब कोई झांकता नहीं, क्योंकि पानी में चेहरा नहीं बल्कि किसी और की आंखें दिखती हैं। खलिहान में लोग अब फसल नहीं रखते, क्योंकि रात को कोई बिना पैरों के चलता है, और इस ढाबे पर रात के बाद कोई काम नहीं करता, क्योंकि चाय अपने आप उबलने लगती है। मुझे महसूस हुआ कि लालटेन की रोशनी अब कम नहीं हो रही, बल्कि अंधेरा बढ़ रहा है, जैसे प्रकाश थक गया हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए। बूढ़े ने मेरी तरफ झुककर कहा कि वह औरत उन लोगों को पसंद करती है जो उसकी कहानी पूरी सुनते हैं। तभी मुझे मेरी कलाई पर ठंडक महसूस हुई, उंगलियों की पकड़ बहुत हल्की लेकिन असली, और मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट फिर आई, इस बार साफ, बहुत साफ, जैसे कोई बहुत अपना हो। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उस आवाज में डर नहीं था, अपनापन था, और वही सबसे खतरनाक था। अचानक लालटेन बुझ गई और उस अंधेरे में मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। सांसें मेरी नहीं थी। रोशनी लौटी तो बूढ़ा वहां नहीं था। सामने सिर्फ एक भरा हुआ कुल्हड़ था जिससे ताजी भाप उठ रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने चाय डाली हो। मैं पीछे मुड़ा तो ढाबे के बाहर पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था और उसकी छाया किसी औरत के आकार में जमीन पर फैल रही थी। मैं भागा, सड़क पर आया, लेकिन जितना भागता गया उतना ही लगा कि आवाज मेरे भीतर चल रही है, जैसे अब वह बाहर नहीं बल्कि मेरे साथ चल रही हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी बूढ़े ने मुझे सुनाई नहीं थी। यह कहानी मुझे सौंप दी गई थी ताकि अगली बार जब कोई थका हुआ आदमी एक कप चाय पीने रुके तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं कि बाहर से आए हों। यह कहानी 1993 की है, उत्तर भारत के एक ऐसे गांव की जिसका नाम नक्शों में मुश्किल से मिलता है। लोग उसे बेरा खेड़ा कहते हैं। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद कोई रास्तों पर नहीं चलता और जहां बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ सवाल नहीं पूछे जाते। मेरा नाम रवि है और मैं तब 24 साल का था जब पिता की मौत के बाद पहली बार उस गांव लौटा था। बचपन में माँ मुझे वहां से शहर ले गई थी और जाते वक्त बस इतना कहा था कि इस गांव में रातें इंसानों के लिए नहीं है। तब मैं हंस दिया था, लेकिन बरसों बाद जब
पिता की चिता की आग बुझ चुकी थी और गांव के लोग बिना आंख मिलाए मुझे देख रहे थे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वह लोगों की चुप्पी में रहता है। गांव में दाखिल होते ही मुझे अजीब लगा कि हर घर के बाहर नीम की पत्तियां और राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने एक ही दिन में सबको वही करने का आदेश दिया हो। पिता का घर तालाब के पास था और तालाब का पानी काला था, ऐसा काला कि उसमें आसमान का अक्स भी डूब जाता था। पहली रात जब मैं छत पर सोया तो मुझे लगा कोई पानी में चल रहा है। छप छप की आवाज थी, लेकिन तालाब की सतह शांत थी। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, पानी रात में सांस लेता है। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसी शाम मैंने देखा कि गांव की कोई भी औरत सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलती, और जो निकलती भी है वह अपने बाल खुले नहीं रखती, सब सिर ढककर चलती थी। तीसरी रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि घर के आंगन में किसी के बैठकर रोने की आवाज आ रही थी। रोना नहीं, जैसे कोई बहुत थक चुका हो और बस सांसों के बीच सिसक रहा हो। जब मैंने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे जो तालाब की ओर जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। मुझे याद आया कि बचपन में एक लड़की गुड्डी थी जो तालाब में डूब गई थी और लोग कहते थे कि उसे किसी ने खींचा था, लेकिन अब जब मैंने पूछा तो सबने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चौथे दिन रात को बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी मैंने देखा कि तालाब के बीच एक आकृति खड़ी है, औरत जैसी, लेकिन उसके पैर पानी में नहीं थे, जैसे वह पानी के ऊपर खड़ी हो। उसके बाल खुले थे और इतने लंबे कि पानी को छू रहे थे। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी, बस गांव की तरफ पीठ की खड़ी थी। तभी मुझे पीछे से मां की आवाज सुनाई दी, जबकि मां को मरे बरसों हो चुके थे। आवाज बोली, मत देख। मैं पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन जब फिर तालाब की ओर देखा तो वह आकृति अब पास थी, बहुत पास। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे थे और मुंह खुला हुआ था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज भूल चुकी हो। मैं डर के मारे घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात दरवाजे पर नाखूनों के खरोंचने की आवाज आती रही। सुबह गांव वालों ने कहा कि शायद हवा होगी, लेकिन हवा लकड़ी पर नाखून नहीं चलाती। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस गांव में हर 10 साल में एक औरत तालाब में खुद डूब जाती है, और हर बार गांव वाले कहते हैं कि उसने ऐसा अपनी मर्जी से किया। लेकिन सच्चाई यह थी कि तालाब किसी को जाने नहीं देता। वह यादें जमा करता है, डर जमा करता है, और जब भर जाता है तो किसी को अपने अंदर बुला लेता है। आखिरी रात मैंने तय किया कि सच्चाई जानकर ही जाऊंगा। आधी रात को मैं तालाब के पास गया। पानी एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया गुड्डी, पानी में हलचल हुई और एक एक करके चेहरे उभरने लगे। गांव की औरतों के, लड़कियों के, सबकी आंखें खाली थीं और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, अब तुम्हारी बारी नहीं, तुम्हें देखने के लिए भेजा गया है। तभी मुझे समझ आया कि पिता क्यों कभी गांव छोड़ नहीं पाए। वे जानते थे कि कोई तो रहना ही पड़ता है जो अगली पीढ़ी को चेतावनी दे सके। सुबह जब गांव वाले उठे तो मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त मैंने देखा कि तालाब का पानी साफ हो चुका था, जैसे कुछ खा लेने के बाद किसी की भूख शांत हो गई हो। आज इतने साल बाद भी जब बारिश में पानी जमा होता है और मैं उसमें अपना अक्स देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई नीचे से मुझे देख रहा है, इंतजार करते हुए, क्योंकि कुछ गांव छोड़े जा सकते हैं, लेकिन वे आपको कभी छोड़ते नहीं। यह कहानी 2003 की है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरसौली की। एक ऐसा गांव जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन जिसके बारे में आसपास के लोग आज भी बात करते समय आवाज धीमी कर लेते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं उस समय 12वीं में पढ़ता था जब पिता का ट्रांसफर शहर से गांव के सरकारी स्कूल में हो गया और हमें मजबूरी में बरसौली आना पड़ा। गांव पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगता था, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, एक पुराना कुआं और चारों तरफ फैले खेत। बट पहली ही रात मुझे समझ आ गया कि यहाँ रातें दिन जैसी नहीं होती। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कोई बाहर नहीं बैठता था,
न चौपाल लगती थी, न हंसी सुनाई देती थी। जैसे अंधेरा आते ही पूरा गांव सांस रोक लेता हो। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था, ठीक उस रास्ते के पास जो श्मशान की तरफ जाता था। माँ ने पहली रात ही कहा था कि इस रास्ते पर रात में कुछ चलता है। पिता हंस दिए थे, लेकिन उनकी हंसी में भी भरोसा नहीं था। तीसरी रात जब बिजली चली गई तो मैंने पहली बार उसे देखा। खेतों की तरफ से आती एक औरत की परछाई, बहुत लंबी, अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे। वह चल नहीं रही थी, सरक रही थी। मैंने मां को आवाज दी, लेकिन तब तक वह परछाई पीपल के पेड़ के पीछे गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि बरसौली में सालों पहले एक औरत थी, धरणी, जिसे उसके पति ने शक में जला दिया था, क्योंकि वह रात में घर से बाहर जाती थी। लोग कहते थे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस रात में कुएं के पास बैठकर रोती थी। लेकिन जलने के बाद उसकी आत्मा वहीं अटक गई और अब वह हर उस घर के पास जाती है जहां नए लोग आते हैं। रातें भारी होने लगी, मां की तबीयत बिगड़ने लगी। वह नींद में बड़बड़ाती थी, पानी, मुझे पानी चाहिए, जबकि कमरे में घड़ा भरा रहता था। एक रात मैंने देखा मां आंगन में खड़ी होकर कुएं की तरफ देख रही थी। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे मुझे नहीं देख रही थीं। तभी कुएं से पानी गिरने की आवाज आई, छप छप, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। मैं मां को पकड़कर अंदर ले आया। अगले दिन पता चला कि पास के घर की बहू रात में कुएं में गिरकर मर गई थी। किसी ने धक्का नहीं दिया था, लेकिन सब जानते थे कि उसे किसी ने बुलाया था। आखिरी रात जब हम गांव छोड़ने वाले थे, बिजली फिर गई, हवा बिल्कुल बंद थी। तभी मैंने पीपल के नीचे उस औरत को साफ देखा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस कोई मुझे देख ले। उसी पल पिता बाहर आ गए, लाइट आ गई और वह परछाई हवा में घुल गई। हम अगली सुबह गांव छोड़ आए। लेकिन आज भी जब मैं रात में पानी की आवाज सुनता हूं या किसी गांव के कुएं के पास से गुजरता हूं, तो मुझे लगता है कोई अंधेरे में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख ले। क्योंकि कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, उन्हें बस याद किया जाना चाहिए।